अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होती है हमारी बॉडी में। पहले नोट्स देख लेते हैं, फिर यहाँ से बुक से पढ़ेंगे। बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, जो कि सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गई, ड्रग्स हो गई, हार्मोन्स हो गए, और गैसेस भी इसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब गैसेस जो होती हैं हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आती है, वो ब्लड में तो आती है, ब्लड से लेकर टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट होती है, और टिश्यूज़ क्या करते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से लेकर अल्विलाई तक या लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं अभी सबसे पहले कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैसेस जो होती हैं डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, मतलब कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 360 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। और एनवायरनमेंट में तो काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, मतलब काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। उनमें जो है ऑक्सीजन, हमारा मेन कंसर्न है ऑक्सीजन से, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। वो जब हम चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, तो बाहर से जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर आ जाती है लंग्स में, ठीक है। तो अल्विलाई तक पहुंच जाती है। अब अल्विलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। अच्छा, आपको ये समझ आपको आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, और अल्विलाई में जो है 104, इतना कम क्यों हो रहा है? ये कम इस वजह से हो रहा है, देखें, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे ट्रेकिया से लेकर ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोल से लेकर फिर अल्विलाई में आ रही है। इसमें क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बाकी हमारे जो लंग्स में है कार्बन डाइऑक्साइड की कंटिन्यूसली डिफ्यूजन हो रही है ब्लड से लंग्स से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट ज़्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, जब गैस नीचे आ रही है ऑक्सीजन, उसकी जो ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अल्विलाई तक पहुँचते पहुँचते इसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है 104। अब ब्लड में जो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये देखें, अल्विलाई तक आ गई ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 104। अब ठीक है, जो ब्लड आ रहा है हमारे लंग्स की तरफ, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ऑक्सीजन का एक डिफरेंस आ गया, 64 का तकरीबन डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी जो है अल्विलाई से ब्लड की तरफ, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में तो आ जाएगी। अब ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी, मेजर पार्ट ऑफ 98% जो ऑक्सीजन है जब ब्लड में आ जाएगी वो आरबीसी में चली जाएगी, ठीक है। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, जो कि मतलब ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें चली जाएगी। उसमें जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाएगी, ठीक है, उसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होगी 98%। बकाया जो 2% है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। इस तरह ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यूज़ तक पहुंच जाएगी ऑक्सीजन हमारी, ठीक है। अब हम नोट्स देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। हाँ, 98% ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके ट्रांसपोर्ट होगी, और 2% जो है प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर। अब हम हेमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, ये आपको पता होगा। आरबीसी के अंदर क्यों होता है,
आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन इसलिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है क्योंकि हीमोग्लोबिन एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर खुला हुआ ये रहेगा मतलब ब्लड में, तो काफ़ी सेल्स की ये नेक्रोसिस करवा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने आरबीसी के अंदर इसको पैक करके रखा हुआ है, जो कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर ऑक्सीजन के साथ बाउंड ना हो तो उसको कहते हैं डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ दूसरी बातें। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कितनी होती है, ठीक है। हमारे बुक में ये चीज़ लिखी हुई है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड के नाम से। अब इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड का मतलब है कि हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली 2 फॉर्म्स में होगी हमारे ब्लड में, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगी, दूसरी प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन कंटेंट जितनी भी हमारे ब्लड में होगी उतना निकल के आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कितनी होती है, ठीक है। देखें 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को बाउंड कर सकता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर सकता है। अच्छा, अगर हम लें 100 ml ब्लड, ठीक है, 100 ml ब्लड लें, उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा? 100 ml ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है और WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमें तो मेन कंसर्न है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा? 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml के साथ बाउंड कर सकता है, तो 15 ग्राम कितने इसके साथ बाउंड कर सकता है? 20.1 ml, ठीक है। अब 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 20.1 ml को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब डिज़ोल्व कितनी होगी हमारी ऑक्सीजन ब्लड में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है प्लाज्मा में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। बेसिकली पार्शियल प्रेशर नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100% होता है, तो इसको हम 100% लेते हैं, और सॉल्युबिलिटी ये कांस्टेंट है 0.003 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 20.1 ml जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो सकती है, और डिज़ोल्व कितनी हो सकती है? 0.3 ml। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 20.4 ml जवाब आ जाएगा, 20.4 ml। बेसिकली इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि 100 ml ऑफ अगर हम ब्लड लें तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 20.4 ml। मतलब कि 20.4 ml को ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखें, किसी भी वजह से बंदे को एनीमिया हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस तरह कम होगी, ज़्यादा होगी, या फिर मतलब ऑक्सीजन कंटेंट उसका कितना होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कितना होगा, सैचुरेशन कितनी होगी, ये सब हम समझ लेते हैं। अब देखें ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है। बेसिकली हमारे जो हीमोग्लोबिन है, एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन का है वो 4 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर सकता है, ठीक है। अगर चारों जो पॉकेट होंगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए, चारों के साथ अगर ऑक्सीजन बाउंड होगी तो वो उसकी सैचुरेशन जो है 100% होगी, ठीक है। अगर 3 मॉलिक्यूल उसके साथ बाउंड होंगे तो उसकी 75, अगर 2 तो उसकी 50%, अगर 1 तो उसकी 25%, ठीक है। अब देखें, एनीमिया हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की टोटल कंसंट्रेशन कम हो रही है, पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो कम नहीं हो रही। बेसिकली वो पहले भी 4 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता था, अभी भी 4 ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो उसकी सैचुरेशन में कमी नहीं आएगी, ठीक है। पर जो है ऑक्सीजन कंटेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। अब वो क्यों कम होगा? देखें,
100 ml ऑफ ब्लड में कितनी ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन थी? 15 ग्राम। अगर एनीमिया हो जाएगी तो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम से हेमोग्लोबिन क्या होगी? कम हो जाएगी। तो उसकी मतलब हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड मतलब जितनी ऑक्सीजन टोटल थी उसमें कमी आ जाएगी। बाकी सेचुरेशन में कोई कमी नहीं होगी। पहले भी वो 4 मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर सकता था, बाद में भी 4 ही मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर सकता है। अब देखें पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर को हम इस तरह लेते हैं कि प्लाज्मा में कितनी हमारे पास ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी वो जनरेट करती है पार्शियल प्रेशर। बाकी सेचुरेटेड ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल प्रेशर जनरेट नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से पार्शियल प्रेशर जो है इसको हम इस तरह लेते हैं कि डिज़ोल्व फॉर्म में कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखें, अगर एनीमिया हो रहा है, हेमोग्लोबिन कम हो रही है, उसकी सोल्युबिलिटी में कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी सोल्युबिलिटी पहले भी 0.003 थी, अभी भी 0.003 है, ठीक है। तो इसकी पार्शियल प्रेशर भी यहीं रहेगा, ठीक है। बेसिकली कहने का ये मतलब है, अगर हेमोग्लोबिन हमारी ब्लड में कम हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो उसकी सेचुरेशन कम नहीं होगी, ठीक है। उसका पार्शियल प्रेशर भी सेम रहेगा, उसमें भी कमी नहीं आएगी, पर जो है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब हम इतना हेमोग्लोबिन कर रहे हैं, हेमोग्लोबिन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हेमोग्लोबिन बेसिकली मॉलिक्यूल है जो कि टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, ठीक है। टेट्रामेरिक का मतलब है 4 मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। 4 हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल। अब एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल किस तरह बना होता है? एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एक हीम होता है और दूसरा ग्लोबिन होता है। अब हीम जो है आयरन और प्रोटोपोरफायरिन से बना होता है। एक आयरन लें और एक प्रोटोपोरफायरिन लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा हीम। और दूसरा एक जो है, यहाँ पे 4 नहीं है, एक जो है ग्लोबिन की चेन लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा मोनोमर ऑफ हीमोग्लोबिन। इसी तरह मोनोमर एक, मोनोमर दूसरा, मोनोमर तीसरा, मोनोमर चौथा, तो चारों को मिलाएं तो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर सकता है। अब पॉजिटिव फिनोमिनो ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी क्या होता है? बेसिकली आप जो है इस तरह इसको समझें। हेमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर सकता है, ठीक है। बेसिकली पहला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर उसके साथ बाउंड होगा तो उसकी अफिनिटी कम होगी, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने वाली कैपेसिटी कम होगी। अगर उसके साथ पहला मॉलिक्यूल बाउंड कर जाता है तो दूसरे के लिए अफिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा आसानी से उसके साथ बाउंड कर सकता है, ठीक है। इस फिनोमिनो को कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज अफिनिटी फॉर नेक्स्ट वन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में। एक तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, दूसरा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है, ये ध्यान से देखिएगा। और तीसरा जो है डिज़ोल्व्ड फॉर्म में, ठीक है। अब देखें, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकती है। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 20 to 25% और बाकी डिज़ोल्व फॉर्म में जो है 5 to 9%, ठीक है। इस तरह ट्रांसपोर्ट हो सकती है। अब देखें, हमारे टिश्यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें ट्रांसपोर्ट करना है टिश्यूज़ से लेकर लंग्स तक, ठीक है। सबसे पहले तो आरबीसी के अंदर लोड करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ के लेवल पर। अब टिश्यूज़ की लेवल पर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो डिफ्यूजन होकर ब्लड में आएगी। अब ब्लड से वो आरबीसी में चली जाएगी, ठीक है। टिश्यूज़ से ये देखें एरो आ रहा है, आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर जाएगी, जिसकी रिज़ल्ट में कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन वो तो हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाएगा, बकाया रहा
बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बाहर चला जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है। नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है तो नेगेटिव आयन अंदर भी आना चाहिए, तो क्लोराइड अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, जिसको हेम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग हो गई जो है टिश्यूज़ की लेवल पर। दूसरी कार्बामेनो हीमोग्लोबिन। अब अच्छा बाकी जो है 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज़ होकर आरबीसी में आएगी, ठीक है, वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाएगी। अब यहाँ पे याद रखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो रही है वो हीम पार्ट से बाउंड नहीं होती, वो जो होती है ग्लोबिन पार्ट से बाउंड होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बामेनो हीमोग्लोबिन। बकाया जो 5 to 9% है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहेगी, ठीक है। अब डिज़ोल्व होकर ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगा अल्विलाई की तरफ, ठीक है। जैसे ही वो अल्विलाई की तरफ पहुंच जाएगा, अब देखें जो हाइड्रोजन आयन जो था हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाउंड किया था वो टूट जाएगा। अब जो क्लोराइड बाहर से अंदर आया था वो अपना बाहर चला जाएगा और बाइकार्बोनेट अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाएगी बाहर अल्विलाई की तरफ, ठीक है। बाकी जो कार्बामेनो हीमोग्लोबिन बना था वो टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाएगी बाहर की तरफ और बकाया जो डिज़ोल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाई की तरफ आ जाएगी वो तो डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाएगी अल्विलाई की तरफ। इस तरह होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम एक्सचेंज थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सचेंज किस तरह होती है। देखें, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, दूसरी होती है इंटरनल रेस्पायरेशन। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट तो है ये साथ साथ चल रही है आरबीसी में, मतलब कि जब वो आरबीसी यहाँ पे लंग्स की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, और जब टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। इसको पता कैसे चल रहा है, अभी हम जो है ऑक्सीजन को निकालना है, अभी ऑक्सीजन को लेना है, ठीक है। बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसको बोहर इफ़ेक्ट और हैंडल इफ़ेक्ट की तरह हेल्डन इफ़ेक्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी देखें, हेमोग्लोबिन तब ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो या फिर पीएच ज़्यादा हो। जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो पीएच तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। या फिर 2-3 BPG की कमी हो जाए फिर भी जो है 2-3 BPG की कमी हो जाए फिर भी ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगी हीमोग्लोबिन, या फिर टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है, तब भी ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगी। अब जो ब्लड जो है हमारा लंग्स की तरफ आएगा, वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है या ऑक्सीजन कम है। अल्विलाई में तो ज़्यादा है, वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ होकर जो है ब्लड में आ रहे हैं। तो लंग्स की तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो क्या होगा, पीएच में क्या होगा, पीएच जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म इतनी नहीं चल रही जितनी टिश्यूज़ की लेवल पर चल रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। और 2-3 BPG जो आरबीसी के अंदर होते हैं उसमें भी जो है कमी होती है, ठीक है। बेसिकली हम सारी चीज़ें कम कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दें, हाइड्रोजन आयन को कम कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, तो या 2-3 BPG को कम कर दें। अब इन चीज़ों की कमी की वजह से ऑक्सीजन की अफिनिटी बढ़ जाती, हीमोग्लोबिन की अफिनिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन के साथ बाउंड करने के लिए, ठीक है।
ये आपने समझ लिया। अगर ये ऑपोजिटली हो जाए, अगर ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो उसकी एफिनिटी जो है कम कम हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ बाउंड करने के लिए, ठीक है। अब देखें, इतना तो आपने समझ लिया। जो ब्लड हमारा आ रहा है लंग्स की तरफ, ठीक है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45। अब देखें अल्विलाई में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया ना, ब्लड में जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 और अल्विलाई में है 104। तो ऑक्सीजन अब कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ होगी, अल्विलाई से ब्लड की तरफ आएगी, ठीक है, ब्लड की तरफ आएगी। अब ब्लड में ज़्यादा होगी, आरबीसी के अंदर भी डिफ्यूज़ होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे 45 है ब्लड में और अल्विलाई में 40 है, तो इसकी डिफ्यूजन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी अल्विलाई की तरफ, ठीक है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है ब्लड में, ठीक है, कम है, और ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना क्या करवा रहा है, ऑक्सीजन जो हमारे आरबीसी के अंदर गई है उसकी बाइंडिंग करवा रहा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। इस तरह हीमोग्लोबिन यहाँ से बाउंड होकर आ जाएगी। अच्छा देखें, जो पार्शियल प्रेशर के तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो ब्लड हमारे लंग्स की तरफ आया था उसमें पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का 40 और अल्विलाई में था 104। तो यहाँ से यहाँ तक ब्लड तक, अल्विलाई से ब्लड तक डिफ्यूज़ होगी, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर था कितना था 45 और अल्विलाई में 40 था, तो ये डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट पार्शियल प्रेशर जो यहाँ से लंग्स की तरफ से ब्लड की तरफ जाएगा उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, हो जाएगा 100 और कार्बन डाइऑक्साइड का 140, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टिश्यूज़ में क्या है हो रही है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। अब टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर आरबीसी के अंदर जाएगी। अब आरबीसी के अंदर जाएगी, वहाँ पे क्या करवाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी और उसका पीएच का कम हो जाना और हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना। ये क्या करवाएगा, जो ऑक्सीजन बाउंड होकर अल्वोलाई से आई थी हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी जो है सेपरेशन करवा लेता है, ठीक है। तो सेपरेट जैसे ही ऑक्सीजन हो जाएगी ये टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरह होता है गैसेस की ट्रांसपोर्ट। अब एक्सचेंज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली हमारे टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो या गैसेस की एक्सचेंज हो उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक इफ़ेक्ट जो है एक्सप्लेन किया गया है, बोहर इफ़ेक्ट, ठीक है। अब बोहर इफ़ेक्ट क्या कहता है, देखें हेमोग्लोबिन जो हमारे पास आ रही है अब इस तरह समझे बोहर इफ़ेक्ट को। टिश्यूज़ के लेवल पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा करवा रहा है, जिसकी वजह से पीएच कम हो रही है। ये तीनों इफ़ेक्ट क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की डिसोसिएशन करवा रहे हैं हीमोग्लोबिन के जी, ठीक है। तो वो डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ में आ रही है, इसको कहते हैं बोहर इफ़ेक्ट। सिंपल आप इस तरह समझ लें, कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को जो है टिश्यूज़ को दे रहा है, इसको कहते हैं बोहर इफ़ेक्ट, ठीक है। और दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, अल्विलाई और ब्लड के बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे हैंडल इफ़ेक्ट जो है एक्सप्लेन किया गया है। अब देखें
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो हाइड्रोजन आयन भी कम होगा, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तीनों इफ़ेक्ट क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ताकि वो जो है हीमोग्लोबिन से बाउंड करे, ठीक है। अब सिंपली इसको कहते हैं हेल्डन इफ़ेक्ट। अब सिंपल आप इस तरह समझें कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा है अल्विलाई को, ठीक है। इसको कहते हैं हेल्डन इफ़ेक्ट, ठीक है। ये थोड़े से आप पार्शियल प्रेशर देख लीजिएगा। अब देखें जो ब्लड आ रहा है लंग्स की तरफ, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 और अल्विलाई में 104। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 और अल्विलाई में 40। तो ये डिफ्यूज़ आउट हो रही है, ठीक है। एज जो ब्लड इसको अल्विलाई को लीव कर रहा है, उसमें जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 हो रहा है। ये ब्लड जाएगा टिश्यूज़ की तरफ। अब टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, और ऑक्सीजन का कम है क्योंकि उसमें यूटिलाइजेशन हो रही है। अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 20 to 40, और ब्लड में कितना है, 100। तो ये जो है ब्लड से कहाँ आ जाएगी, टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन। अब टिश्यूज़ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 to 50 और ब्लड में 40, तो ये डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सचेंज। अब दूसरा एक चीज़ लिखी हुई है हमारे बुक में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसको हम ओडीसी भी कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये एक ग्राफ है जो कि एक्सप्लेन करता है हीमोग्लोबिन मतलब किस तरह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड कर सकता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करता है। अब ये होता है ओडीसी जो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये सिग्मोइड शेप होता है। ये देखें सिग्मोइड शेप है, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मोइड शेप क्यों है इसको समझ लें। देखें शुरू में मैंने आपको एक फिनोमिना बताया था, फिनोमिना ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। अब देखें पहले जो है वर्टिकल टाइप या बीच में जो है यहाँ तक ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की अफिनिटी इतनी नहीं है। पहला मॉलिक्यूल उसका बाउंड होना है ना, पहला मॉलिक्यूल उसका बाउंड हो जाएगा, दूसरे के लिए अफिनिटी बढ़ जाएगी, तो ये ग्राफ जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसकी वो चारों उसकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाउंड हो जाएंगे तो ये फिर से वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ओडीसी, सिग्मोइड शेप होता है, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कभी लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है, कभी किसी कंडीशन में राइट शिफ्ट हो जाता है। अब लेफ़्ट शिफ्ट कहाँ पे होता है, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा हो जाए, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हो जाए तो ग्राफ जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। अब लेफ्टवर्ड में एफिनिटी किस कंडीशन में ज़्यादा होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए, हाइड्रोजन आयन की कमी हो जाए, टेम्परेचर की कमी हो जाए, या 2,3 BPG की। अच्छा जी, हम देख रहे थे ओडीसी को, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह जो है ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करती है, सही है। इसके लिए आपको ये तो पता है कि फिनोमिना ऑफ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी होता है। सबसे पहले पहला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो जब हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करता है तो उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाउंड कर लेता है, दूसरे के लिए अफिनिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और दूसरा बाउंड कर लेता है तीसरे के लिए, और जो है अफिनिटी बढ़ जाती है, वो आसानी से बाउंड करते हैं, ठीक है। इस तरह होता है, इस वजह से इसका जो है शेप सिग्मोइड शेप है, ठीक है। पहले देखें ये बिल्कुल बीच में जा रहा है, मतलब कि ये देखें यहाँ तक बीच में जा रहा है, मतलब कि
जो है पहला मॉलिक्यूल जब बाउंड हो रहा है उससे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये कर्व थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब कि जो है इसको कम जो है ज़ोर लगाना पड़ रहा है या आसानी से बाउंड हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे ऊपर पहुँच के ये चारों मॉलिक्यूल बाउंड हो गए हेमोग्लोबिन के साथ, तो ये बिल्कुल कर्व वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये कर्व डिफ़ाइन करता है इसको, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशन में कभी लेफ़्ट शिफ्ट होता है, कभी राइट शिफ्ट भी होता है, ठीक है। अब लेफ़्ट शिफ्ट कब होता है? जब हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब कि हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाउंड करे। वो कहाँ पे बाउंड करता है? वो लंग्स की साइड पे बाउंड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। कुछ फैक्टर इसको प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको एक्सचेंज में आपको बता दिया है कि जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, 2-3 बीपीजी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, ज़ाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो मतलब सारी चीज़ें कम होंगी। हाइड्रोजन आयन भी कम होंगे। हाइड्रोजन आयन कम होने से पीएच भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक पीएच को बढ़ा दें, बाकी सब चीज़ों को कम कर दें, ठीक है। तो ये फैक्टर्स प्ले करते हैं, ये लेफ़्ट और शिफ्ट करते हैं। मतलब कि हेमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऑक्सीजन से बाउंड करे, ठीक है। अब राइट वाइड शिफ्ट कब करते हैं? जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हो, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, 2-3 बीपीजी ज़्यादा हो या पीएच कम हो, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये जो होता है टिश्यूज़ की साइड पे। टिश्यूज़ की साइड पे ये जो कर्व है राइट वाइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है जब हेमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन से बाउंड करने के लिए ज़्यादा हो, ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड करें और हेमोग्लोबिन उसको कहे कि मैं ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं तो ऑक्सीजन से बाउंड करूँगा, तब ये कर्व जो है लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होता है। वो कहाँ पे होता है? लंग्स की साइड पे होता है। जब हेमोग्लोबिन कहे कि मुझे बस ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है, वो कहाँ पे करता है? वो टिश्यूज़ की साइड पे करता है, ठीक है। इतना आपको पता हो गया। लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। अब हम बुक से देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया बुक हमारा। अच्छा, यहाँ से शुरू है। यहाँ पे लिखी हुई है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है। एक जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, दूसरा कार्बामेनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, तीसरा डिज़ोल्व फॉर्म में। अब बुक से हम पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्ट फ्राम टिश्यूज़ टू लंग्स। जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में बन रही है, तो टिश्यूज़ से ट्रांसपोर्ट होगी लंग की तरफ। इन 3 फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। एक जो है 70 to 90% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब ये किस तरह होता है, ये इन्होंने अच्छा सा ग्राफ भी दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको ग्राफ को देख लेंगे। बाइकार्बोनेट क्लोराइड ट्रांसपोर्टर ऑन RBC membrane allows bicarbonate to diffuse out and to plasma and chloride diffuse into cell. This is called chloride shift या हैम्बर्गर फेनोमेना विया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखें टिश्यूज़ में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है। जो टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में या ब्लड में आ जाएगी, ठीक है, वेसल में आ जाएगी। अब वेसल में जो है कार्बन जो है RBC पड़े हुए हैं। अब वेसल में जो ब्लड पड़ा हुआ है उससे जो है RBC के अंदर आ जाएगी, ठीक है। RBC के अंदर आकर ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, जिसमें एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन बाउंड कर जाएगा हेमोग्लोबिन के साथ, और दूसरा जो है बाइकार्बोनेट जो है काउंटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाहर निकल जाएगा और जो है क्लोराइड अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमेना, ठीक है। एक फॉर्म हो गई ये। अब दूसरी फॉर्म कार्बामेनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये 10 to 20% इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हीमोग्लोबिन एट एन टर्मिनल ऑफ ग्लोबिन नॉट हीम
मैंने आपको पहले ही बताया है, हीम के साथ बाउंड नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाउंड करती है ग्लोबिन पार्ट से, ग्लोबिन पार्ट के एन टर्मिनल से, ठीक है, उसके साथ बाउंड करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फेवर्स डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म O2 अनलोडेड। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाउंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो फेवर करेगा कि जो सब पहले जो उसमें ऑक्सीजन पड़ी हुई है वो डीलोड हो जाए, ठीक है। ये ग्राफ से हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से यहाँ पे आरबीसी के अंदर आई, हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर जाएगी, तो ये बन जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वो जाके लंग्स की तरफ टूट जाएगा, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी। तीसरी फॉर्म 10% तकरीबन डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और इन लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोमोट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब ये जो देखें, बाइकार्बोनेट बाहर गया था और क्लोराइड अंदर आया था, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड किया था। अब जब भी ये आरबीसी लंग्स की तरफ पहुंचेगा, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जो हाइड्रोजन आयन ने बाउंड किया था वो टूट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और जो है हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, और बाहर जो बाइकार्बोनेट गया था वो अंदर आ जाएगा, क्लोराइड बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये यही कह रहा है, दिस शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम आरबीसी हेल्ड इन इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट अंदर आया और हाइड्रोजन आयन मिलके कार्बोनिक एसिड बनेंगे, कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है। इसको कहते हैं हेल्ड इन इफेक्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरीड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म इन प्लाज्मा। इतना ही लिखा हुआ है बस। इसके बाद हम हाइपोक्सिया के और हाइपोक्सी में बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन इज़ कंपोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। एडल्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के भी टाइप्स होते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन हमारे अंदर जो है, एक एडल्ट के अंदर जो है वो 2 अल्फ़ा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट से बनी हुई होती है, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज़ एन एलोस्टेरिक प्रोटीन दैट एग्जिबिट positive cooperativity when binding to oxygen, such as oxygenated hemoglobin has high affinity for O2. Deoxygenated hemoglobin has lower affinity for O2, promotes release and unloading. वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको ओडीसी में बताई। जब भी मतलब ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन होगा, एक जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा, तो उसकी दूसरे के लिए अफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो है अगर डीऑक्सीजनेटेड होगा तो उसकी अफिनिटी कम होगी, ठीक है। तो उसको मतलब ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज बफर फॉर हाइड्रोजन आयन। अब देखें, जो हाइड्रोजन आयन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर रहा था, ठीक है, वो जो है एज अ बफर भी काम करता है। जब कभी भी एसिडोसिस हो जाए, वो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन से बाउंड कर लेगा, जब भी अल्किलोसिस होगा वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा। तो हीमोग्लोबिन का पार्ट जो है वो ये भी फंक्शन है कि एज अ बफर भी काम करता है ये, ठीक है। दूसरा, मायोग्लोबिन इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएटेड विथ 1 हीम मायोटी। अब देखें, एक होता है हेमोग्लोबिन, दूसरी चीज़ होती है अलग चीज़ है मायोग्लोबिन, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन जो था टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। मायोग्लोबिन किस चीज़ से बना हुआ होता है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विथ सिंगल जो है हीम मॉलिक्यूल, मतलब कि ये मायोग्लोबिन मोनोमर होता है। अब
दोनों को हम कंपेयर करें, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होगी? मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है कि मायोग्लोबिन के साथ आसानी से ऑक्सीजन बाउंड कर लेती है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है देन हीमोग्लोबिन, ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है। और दूसरा, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड O2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन प्लस O2 सोल्यूबलाइज इन प्लाज्मा। O2 कंटेंट अगर हम ब्लड का निकालेंगे तो कितना, मतलब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है, 2 फॉर्म्स में होता है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना हमारे पास O2 है। सबसे पहले जो जितना हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा उसको प्लस करेंगे जितना जो है प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, O2 कंटेंट ऑफ ब्लड हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब जो है हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड कितना होता है? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml जो है इसके साथ बाउंड कर सकता है, ठीक है। इसको 1.34 ml को मल्टीप्लाई करेंगे हीमोग्लोबिन के कितने ग्राम है उसके साथ और उसकी सेचुरेशन के साथ। नॉर्मली जो है सेचुरेशन हम 100% लेते हैं, पर सेचुरेशन जो है अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो सेचुरेशन को भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 1.34 इंटू हीमोग्लोबिन इंटू सेचुरेशन, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन। अब सोल्यूबलाइज कितनी होती है? 0.003 को मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल प्रेशर से, तो ये सोल्यूबलाइज ऑक्सीजन हमें निकल के आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल ऑक्सीजन कंटेंट निकल के आ जाएगा। अब सेचुरेशन जो होती है कितनी जो है हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड ऑक्सीजन से, उसको कहते हैं सेचुरेशन। सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट जो होता है O2 का प्लाज्मा में 0.003 है, ठीक है, ये आप याद रखें, ये कांस्टेंट होता है, ये नहीं होता, चेंज नहीं होता। पार्शियल प्रेशर का मतलब है कितनी जो है ऑक्सीजन जो है उसमें प्लाज्मा में है, ठीक है। प्लाज्मा वाली ही ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर को जनरेट करती है, बाकी जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करती है वो पार्शियल प्रेशर को जनरेट नहीं करती, ये आप याद रखिएगा। नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 1.34 ml ऑफ O2। नॉर्मल HB अमाउंट इन ब्लड इज़ 15 ग्राम पर डेसीलीटर। O2 बाइंडिंग कैरिंग कैपेसिटी इज़ इक्वल टू 20.4 ml। मैंने आपको बताया, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है। With decrease in hemoglobin, there is a decrease total oxygen content in arterial blood, but no change in oxygen saturation in partial pressure। क्यों चेंज नहीं होती? हेमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो जो है पार्शियल प्रेशर और जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन उसकी वो उसमें कमी नहीं आती। ये क्यों होता है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। O2 डिलीवरी टू ब्लड इज़ इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। टिश्यूज़ को जो है कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? टोटल हम ऑक्सीजन कंटेंट निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कार्डिक आउटपुट के साथ, जितना हमारे पास जवाब आ जाए उसको कहते हैं O2 डिलीवरी टू ब्लड। मतलब डिलीवरी कितनी हो रही है, ये नहीं कि चेंज, मतलब जो है टिश्यूज़ कितनी जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हार्ट है कितना टिश्यूज़ की तरफ डिलीवर कर रहा है उसको कहते हैं O2 डिलीवरी, ठीक है। ये निकलती है कार्डिक आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड से, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा, ये नई चीज़ है, ये मैंने आपको नहीं बताई थी। O2 डिलीवरी टू टिश्यूज़ इज़ इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू O2 कंटेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। मतलब कितनी जो है ऑक्सीजन ब्लड में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कार्डिक आउटपुट से, तो ये निकल के आ जाएगा हम जो है कितनी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। वो कितनी यूटिलाइज़ कर रहा है ये इससे पता नहीं चलता, कितनी हम डिलीवर कर रहे हैं ये पता चलता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। मतलब हीमोग्लोबिन के जो 4 पॉकेट थे जिस पे ऑक्सीजन ने बैठना था, अब ऑक्सीजन जो है उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ने ले ली है। तो इसमें क्या होगा?
हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी, हीमोग्लोबिन पहले भी 15 ग्राम था, अब भी 15 ग्राम ही रहेगा, पर सेचुरेशन कम हो जाएगी। सेचुरेशन क्यों कम होगी? क्योंकि जो जिस जगह को ऑक्सीजन ने बाउंड होना था वो ऑक्यूपाई कर ली, अब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ले, तो सेचुरेशन में कमी आ जाएगी। पार्शियल प्रेशर में भी कोई कमी नहीं होगी क्योंकि प्लाज्मा में कोई चेंज नहीं आ रहा। टोटल कंटेंट ऑफ O2 कम हो जाएगा क्योंकि सेचुरेशन में कमी आ रही है, तो जो है टोटल कंटेंट में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मली आप समझ लें कि जो हीमोग्लोबिन उसके 4 पॉकेट होते हैं ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, 4 में से 2 अगर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्यूपाई कर ले, बाकी बचेंगे 2 के साथ अगर ऑक्सीजन बाउंड करे, बाकी तो उसके लिए स्पेस ही नहीं रहेगी, भले ही हम जितनी ऑक्सीजन दें कुछ भी करें। ठीक है, तो उसकी सेचुरेशन तो 50% रहेगी, तो सेचुरेशन कम हो जाती है। बाकी जो है हीमोग्लोबिन सेम रहेगा, पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। अब यही होता है। अब एनीमिया में क्या होता है, मैंने आपको बताया है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है पर उसकी सेचुरेशन वहीं नॉर्मल रहती है और पार्शियल प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। अब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से टोटल O2 कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया में हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा हो जाए, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो उसकी सेचुरेशन कम या ज़्यादा होगी? नहीं होगी। पहले भी वो उसके पास 4 पॉकेट थी, अब भी 4 पॉकेट हैं। ठीक है, तो सेचुरेशन वहीं रहेगी, पार्शियल प्रेशर भी वहीं रहेगा क्योंकि उसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। O2 कंटेंट बढ़ जाएगा। O2 कंटेंट क्यों बढ़ जाएगा? पहले जो है 100 ml में 15 ग्राम नॉर्मली हीमोग्लोबिन थी, अब अगर हम 20 ग्राम हो जाए तो ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ अगर बाउंड होगी, जाहिर सी बात है, तो O2 कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेट हीमोग्लोबिन क्या होता है? मेट हीमोग्लोबिन का मतलब है कि जो है जो हीम के पार्ट, हीम जो मॉलिक्यूल था हीमोग्लोबिन का, वो किससे बना हुआ था? आयरन और ग्लोबिन पार्ट से, सॉरी आयरन और जो है प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन से बना हुआ था हीम मॉलिक्यूल। अब जाहिर सी बात है, अगर आयरन जो है फेरस फॉर्म में होता है, अगर उसको हम फेरिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके साथ जो है ऑक्सीजन की अफिनिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की अफिनिटी कम हो जाएगी तो उसकी सेचुरेशन कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन कम हो जाएगी तो टोटल कंटेंट ऑफ ब्लड कम हो जाएगा O2 का। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहेगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अब सेचुरेशन कम होने की वजह से O2 कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? साइनाइड पॉइजनिंग में जो है हीमोग्लोबिन में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि वो ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं कर पाता, या ऑक्सीजन जो है इस तरह समझ लें यूटिलाइज़ नहीं हो पाती। ठीक है, यूटिलाइज़ नहीं हो पाएंगी तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो नॉर्मल रहेगी, सेचुरेशन भी नॉर्मल रहेगी, पार्शियल प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, O2 कंटेंट भी नॉर्मल रहेगा। मगर फिर भी बच्चा कोई भी मतलब आएगा हमारे पास पेशेंट, वो साइनोस्ड होगा। ठीक है, तो वो होता है साइनाइड टॉक्सिसिटी। ODC भी मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट इन ODC रिफ्लेक्ट लोकल टिश्यू नीड्स। लोकल टिश्यू के नीड्स के हिसाब से वो जो है राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर लोकल टिश्यू की नीड ज़्यादा होगी तो वो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, अगर उसकी नीड कम होगी तो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। कैन बी हेल्पफुल मीट्स मेटाबॉलिक नीड्स आर हार्मफुल इन टॉक्सिसिटी पैथोफिजियोलॉजिक सिचुएशंस। ये जो है हमारे पास नॉर्मली हम हेल्पफुल होती है ये पता करने के लिए कि मेटाबॉलिज्म किस तरह चल रही है, ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा चल रही है जाहिर सी बात है उसकी टिश्यू की जो है ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो रही है तो इसकी जो है ऑक्सीजन नीड कम होगी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। ये होता है। और ये पता करने के लिए कोई पैथोफिजियोलॉजिक सिचुएशन जैसे टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं है, इसमें भी हम हेल्पफुल होता है। राइट वर्ड शिफ्ट किस कंडीशन में होता है? राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाए हीमोग्लोबिन के लिए।
बेटर अनलोडिंग होगी। अगर लेफ़्ट राइट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन की अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिग्मोइड शेप होता है, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आते हैं हाइपोक्सिया के टॉपिक पे।